अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। सुबह 5:30 बजे शेर अली ने मुझे जगा दिया। पिछली गली वाली सड़क पर उसकी गाड़ी खड़ी थी। हम गाड़ी में खामोशी से बैठ गए। सर्दियों के मौसम में सुबह 5 बजे तक हल्का हल्का रात का अंधेरा बाकी रहता है। नई दिल्ली की सड़कों पर बत्तियां जल रही थीं। गाड़ियों की ट्रेनें कभी से शुरू हो गई थी। शेर अली ने नई दिल्ली के स्टेशन से कुछ फासले पर ही गाड़ी रोक दिया और मेरी तरफ देखकर कहा, खुदा पर भरोसा रखना, तुम्हारे सामने बड़ा अहम मगर खतरनाक मिशन है। एक बात मैं तुम्हें ज़रूर कहूँगा, कमांडो जासूस के हर वक्त पकड़े जाने का खतरा होता है। अगर कभी पकड़े गए और दुश्मन के तशद्दुद की अजियत बर्दाश्त न कर सके और मौत सामने आकर खड़ी हो गई तो हम में से किसी का नाम जबान पर ना लेना। मैंने शेर अली का हाथ दोनों हाथों में लेकर कहा, इससे पहले कि आप लोगों का नाम मेरी जबान पर है, मेरी जबान हमेशा के लिए खामोश हो चुकी होगी। शेर अली ने गाड़ी से बाहर निकलकर मुझे गले लगाया और मुझसे मजीद कोई बात ना किया। खुदा हाफिज बिना कहा और गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन अब बहुत शानदार हो गया है। कहते हैं किसी ज़माने में ये छोटा सा स्टेशन हुआ करता था। बाहर गाड़ियां पार्किंग में खड़ी थीं। सुबह हो रही थी। टिकट मेरे पास ही था। मैं गेट पर टिकट चेकर को टिकट दिखाकर प्लेटफॉर्म पर आ गया और सेकंड क्लास के रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर बैठ गया। बड़ौदा एक्सप्रेस ने दिल्ली से आना था। वो कुछ लेट आई। मेरी सीट सेकंड क्लास में रिजर्व थी। ये 4 सीटों वाला डब्बा था। 3 और मुसाफिर पहले से बैठे थे। मैंने उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान न दिया और अपनी सीट पर आराम से बैठ गया। नई दिल्ली से अहमदाबाद तक का सफ़र काफ़ी लंबा था। ट्रेन पूरे राजस्थान में से होकर गुजरी थी। रास्ते में जो बड़े बड़े शहर हैं उनके नाम मुझे आज भी याद हैं। पहले अलौर का शहर आया, फिर जयपुर और अजमेर शरीफ है। इसके बाद बेवार और उदयपुर का स्टेशन भी गुजर गया। इसके बाद अहमदाबाद तक कोई बड़ा शहर ना आया। ट्रेन काफ़ी देर तक चलती रही। मैं दूसरे दिन सुबह 9 बजे के करीब अहमदाबाद पहुंचा। रास्ते में एक जगह ट्रेन को लाइन ज़ेर तमीर होने की वजह से काफ़ी देर रुकना पड़ा। अहमदाबाद का रेलवे स्टेशन मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 7 पर खड़ी हुई थी। मैं कुली से पूछकर प्लेटफार्म नंबर 1 पर आ गया। मैं बुक स्टॉल तलाश करने लगा। आखिर एक जगह मुझे काउंटर के ऊपर रिसाले और किताबें वगैरह नजर आई। मैं बुक स्टॉल की तरफ बढ़ा। बुक स्टॉल के कोने में एक शख्स काउंटर पर कोहनी टिके बड़े सुकून से खड़ा बीड़ी पी रहा था। मैंने उसे पहचान लिया, ये करीम भाई था। मैंने आगे बढ़कर उसे अस्सलाम वालेकुम कहा और उससे मुसाफा किया। करीम भाई ने कोड अल्फाज इस्तेमाल करते हुए मुझसे पूछा, आपने तो पिछले स्टेशन पर उतरना था। मैंने उसके जवाब में खुफिया ज़बान में कहा, मुझे शेर के शिकार का शौक है, क्या तुम मुझे शेर के शिकार पर ले चलोगे? करीम भाई ने बीड़ी फेंक दी और हाथ के इशारे से कहा, मेरे साथ आओ। वो मुझे लेकर स्टेशन से बाहर आ गया। यहाँ वाकई मौसम बड़ा खुशगवार था। सर्दी ना होने के बराबर थी। मैंने जैकेट के बटन खोल दिए। स्टेशन के बाहर बड़ी रौनक थी। गुजराती लोग धोती कुर्ता पैंट कमीज पहने सड़क पर आ जा रहे थे। उनके रंग जर्द थे। गुजराती औरतें रंग बिरंगी साड़ियों में मलबूस थीं। कुछ शलवार कमीज वाली औरतें भी नजर आईं। सड़क पर खूब ट्रैफिक थी। सामने एक दीवार पर फिल्मों के गुजराती और हिंदी जबान में लिखे हुए बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। एक तरफ रक्षा और टैक्सी स्टैंड था। कई मर्दों ने कांधों पर छतरियां लटका रखी थीं। करीम भाई मुझसे 2-3 कदम आगे चल रहा था। मैं समझ गया कि वो मेरे और अपने दरमियान फासला रखना चाहता है। मैंने उसके करीब होने की कोशिश न की। एक तरफ पार्किंग स्टैंड पर कुछ गाड़ियां खड़ी थीं। करीम भाई ने एक पुरानी बोसीदा सी नसवारी रंग की मोटर मोर्स गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मुझे पिछली सीट पर बैठने का इशारा करके खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। गाड़ी स्टेशन के अहाते से निकलकर अहमदाबाद के बाज़ारों में से गुजरने लगी। उस वक्त तक अहमदाबाद मेरे लिए बिल्कुल अजनबी शहर था, लेकिन कुछ अरसा बाद मैं शहर की तमाम सड़कों, महलों और मॉडर्न बस्तियों और कॉलोनियों से वाकिफ़ हो गया था। चुनाचे मैं यहाँ यह ज़ाहिर नहीं करूँगा कि करीम भाई मुझे शहर से बाहर कौन सी बस्ती के इलाके में ले गया। उसने गाड़ी एक जगह दरख्तों के पास खड़ी कर दिया। यहाँ के आसपास आबादी काफ़ी फासले पर थी। दूर रेलवे लाइन थी जहाँ एक मालगाड़ी गुजर रही थी। करीम भाई मुझे साथ लेकर एक तरफ चल पड़ा। यह इलाका गैर आबाद था।
एक जानब काफ़ी दूर फैक्ट्रियों की चिमना धुआं उगल रही थी। एक क्वार्टर नुमा खपरेल की ढलवा छत वाला शिकस्ता सा मकान आ गया, जिसके अहाते में लकड़ी के पुराने खोखे और रेफ्रिजरेटरों के खाली खोल इधर उधर पड़े थे। उन पर जंग लग चुका था। क्वार्टर के आगे छोटा सा वरांडा था। करीम भाई ने चाबी लगाकर कमरे का दरवाज़ा खोला। हम अंदर चले गए। यह छोटा सा मामूली सामान वाला कमरा था। एक पुराना पलंग, दो बेड की कुर्सियाँ, एक स्टूल, एक तपई थी। दीवारें बिल्कुल खाली थीं। एक खिड़की थी जो पिछली तरफ निकलती थी। करीम भाई ने खिड़की खोली और दूसरी तरफ ताड़ के दरख्त नजर पड़े और ताज़ा हवा अंदर आई। तुम बैठो, मैं चाय बनाकर लाता हूँ। किचन बरामदे में एक तरफ बना हुआ था। मैं कुर्सी पर बैठ गया और करीम भाई के बारे में सोचने लगा कि यह किस किस्म का आदमी है। शेर अली के बयान के मुताबिक इस शख्स को मेरे इंतहाई अहम मिशन में बड़ा अहम रोल अदा करना था, मगर मुझे नहीं लगता था कि यह शख्स करीम भाई इतने जिम्मेदार फ़रज़ को अदा कर सकेगा। लेकिन बाद में मुझ पर इंकशाफ हुआ कि यह शख्स वाकई कमाल की खूबियों का मालिक था। उसने शहर के एक बाज़ार में टीवी और रेफ्रिजरेटरों की मरम्मत की दुकान खोल रखी थी। उम्र 40 के करीब थी। शादी नहीं की थी। अपने दुकान के ऊपर चौबारे पर अकेला रहता था। मोहल्ले की मस्जिद और जैन मंदिर को हर माह बाकायदगी से चंदा देता था। जैनी मंदिरों पर असर डालने के लिए उसने अपनी दुकान के आगे प्लास्टिक का टब रखा हुआ था, जिस पर रोज़ पिसा हुआ वो नमक डाल देता था। गायें वहाँ से गुजरते हुए नमक चाटा करती हैं। अहमदाबाद में ये बात मैंने ख़ास तौर पर देखी थी कि जैन हिंदू जिनकी अहमदाबाद में अक्सरियत थी, गायों को नमक चटाते थे। आवारा गैया और बैल गली महलों में आम आते थे। हिंदू औरतें उनके आगे नमक और चारा डालती थीं। जैन मत के दो बड़े अहम फिरके हैं। एक फिरके का नाम डगम्बर है, दूसरे फिरके का नाम सुतंबर है। डगम्बर फिरके के जैनी साधु नंगे होते हैं, यानी वो कोई लिबास नहीं पहनते। गलियों बाजारों में अलिफ नंगे चलते फिरते हैं। हिंदू औरतें घरों से निकलकर उन नंगे डगम्बर साधुओं को दही, खीर, आलू भाजी और पूड़ियों से तवाज़ो करती हैं। दूसरे फिरके सुतंबर के साधु सफ़ेद लिबास पहनते हैं और अपने मुंह पर एक सफ़ेद रुमाल बांधे रखते हैं, ताकि कोई जरासीम उनके मुंह में दाखिल होकर हलाक न हो जाए, क्योंकि जैन धर्म में अदम तशद्दुद एक अहम तरीन अकीदा है। ये लोग किसी जानवर, कीड़े मकोड़े, मक्खी तक को नहीं मरते। चार पहियों में अगर खटमल पड़ जाए तो ये लोग उन्हें भी नहीं मरते। उसका इलाज ये करते हैं कि दिन के वक्त खटमलों वाली चार पहियों पर किसी मजदूर को पैसे दे के सुला देते हैं। खटमल जी भर के उस मजदूर का खून पी लेते हैं। फिर ये जिन्हीं रात को जब उस चरपई पर सोते हैं तो खटमल उन्हें कुछ नहीं कहते। आगे चलकर जैन धर्म के बारे में बहुत सी दिलचस्प बातें आपको बताऊंगा। बहरहाल करीम भाई मेरे बड़े काम के आदमी निकले। शेर अली ने यूं ही मुझे इस आदमी के पास नहीं भेजा था। इस शख्स में बुनियादी बात यह थी कि वो सच्चा मुसलमान, इस्लाम और पाकिस्तान का शहदाई था। उसका ईमान था कि मजबूत पाकिस्तान के साथ ही हिंदुस्तान के 12 करोड़ गुलाम मुसलमानों की निजात वाबस्ता है। बाद में जब मैंने करीम भाई से पूछा कि उसने शादी क्यों नहीं की, तो उसने जवाब दिया कि मैं ऐसी औलाद नहीं पैदा करना चाहता जो हिंदुस्तान में हिंदू के गुलाम बनकर ज़िंदगी बसर करे। करीम भाई किचन में से 2 प्यालियाँ चाय की बना कर ले आया। कहने लगा, इस क्वार्टर को खरीद कर मैंने अपना गोदाम बनाया हुआ है। बाज़ाहिर ये एक गोदाम है, मगर इसके नीचे एक खुफिया तय खाना है, जहाँ मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें रखी हैं जिनकी तुम्हें और मुझे ज़रूरत पड़ेगी। हम चाय पीने लगे। करीम भाई ने बीड़ी सुलगा लिया। कहने लगा, तुम्हें सबसे पहले हिंदुस्तान में आम बोली और लिखी जाने वाली हिंदी ज़बान सीखनी होगी। ये मैं तुम्हें 4 महीनों में सिखा दूंगा। यह कोई मुश्किल ज़बान नहीं है। हिंदी बोलना, लिखना, समझना तुम्हारे मिशन के लिए इंतहाई ज़रूरी है। मैं यहाँ कभी कभी आता हूँ, मगर तुम्हें गैर मुआयना मुद्दत तक इस क्वार्टर में रहना होगा। मैंने कहा, मुझे तो मंगलसूत्र लेने के लिए संवर्धन उतार की मुड़ी पर बीकानेर भी जाना है। करीम भाई ने बीड़ी का कश लगाने के बाद कहा, वो मुझे सब मालूम है, उसकी तुम फिक्र न करो। वहाँ तुम किसी भी वक्त जा सकते हो, लेकिन फ़िलहाल तुम्हें मुस्तकिल तौर पर इस क्वार्टर में रहकर मुझसे हिंदी ज़बान सीखनी होगी। हिंदी ज़बान जाने बगैर अपने मकसद की तरफ एक कदम भी नहीं उठा सकते। यहाँ किचन में तुम्हें ज़रूरत की हर शय मौजूद मिलेगी। मैं रात को तुम्हें हिंदी पढ़ाया करूँगा। साथ वाले कमरे में मैंने तुम्हारे लिए धोती कुर्ते के 2 जोड़े रख दिए हैं। ये लिबास उतार कर उन्हें पहन लेना। यहाँ कभी कोई नहीं आता। अगर कोई भोला भड़का आदमी आ जाए
तो तुम जैन हिंदू बनकर उसे बात करना। जैन मत के बारे में तुम बहुत इल्म रखते हो। यह बात मुझे शेर अली ने अपने खुफिया पैगाम में बता दी थी। अब मैं जाता हूँ। रात को किसी वक्त आऊँगा। किचन में तुम्हारे लिए काफ़ी राशन मौजूद है। खाना वगैरह तुम खुद तैयार करोगे। अब मैं रात को आऊँगा। करीम भाई चला गया। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं जल्दी आपको उस मकाम पर ले जाना चाहता हूँ जहाँ से मेरे असल मिशन का आगाज़ होना है। मुख्तसरन ऐसा है कि मैं 3 महीने करीम भाई के इस वीरान क्वार्टर में रहा। इस दौरान करीम भाई ने मुझे इस तरीके से हिंदी ज़बान पढ़ी कि मैं इस ज़बान को बोलने समझने और उसे लिखने के काबिल हो गया। इस दौरान करीम भाई 2-3 बार क्वार्टर के पिछले कमरे के नीचे जो तय खाना था वहाँ अकेला ही गया। मुझे उसने तय खाने में जाने की इजाज़त ना दी। मैंने इसकी ज़रूरत भी महसूस ना किया। मेरी सारी तवज्जो हिंदी ज़बान सीखने की तरफ थी। जब मुझे हिंदी ज़बान में काफ़ी शुद्ध बुद्ध हो गया और मैं ये ज़बान पढ़ने के काबिल हो गया, तो करीम भाई ने एक रात मुझे अपने सामने बिठा लिया और बीड़ी सुलगाते हुए बोला, तुमने अपना नाम दास वर्धना रखा है। यह नाम बिल्कुल मौजू है। अब तुम इसी नाम से यहाँ के ऊंचे तबके की सोसाइटी में अपना तारुफ करोगे। तुमने मूछें भी बढ़ा ली हैं, इनको ज़्यादा न बढ़ाना, बस इसी तरह छोटी ही रखना। बालों को ज़रा और बढ़ाकर इसके पट्टे बना लो, और जब बीकानेर जाने लगो तो माथे पर जैन मत का सुर्ख तिलक ज़रूर लगा लेना। मैंने करीम भाई से कहा, करीम भाई मुझे ये बताओ कि यहाँ रह के कश्मीर अफेयर्स वाले हेड ऑफिस के इंचार्ज गोपाल दास पांडे से रवाबित पैदा करने के लिए किस रास्ते से होकर जाना होगा। करीम भाई ने मुस्करा कर कहा, इंडिया की ऊंची सोसाइटी, खास तौर पर हिंदू सोसाइटी में हरा रस्म बढ़ाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वह शराब और औरत है। शराब तुम नहीं पियोगे, क्योंकि तुम एक जैनी वरदान और जैन धर्म के कट्टर पैरोकार की हैसियत से गोपाल दास पांडे तक पहुंचना चाहते हो। इसके लिए भी किसी औरत का सहारा बहुत ज़रूरी है। तुमने सुना होगा, बल्कि अखबारों में छपी हुई तस्वीरों में भी देखा होगा, कि इंडिया का सबसे बड़ा लीडर गांधी भी 2 नौजवान लड़कियों के कंधों पर हाथ रखकर जलसे जुलूसों में जाया करता था। यहाँ इस किस्म की बातों को बुरा नहीं समझा जाता। ऊंचे तबके की हिंदू सोसाइटी किस कदर मादर पदर आज़ाद है, इसका अंदाज़ा तुम्हें खुद आगे चलकर हो जाएगा। मैं तुम्हें अपनी मालूमात के हवाले से इतना ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि हेड ऑफिस के इंचार्ज और इस्लाम दुश्मन पाकिस्तान दुश्मन कटर जैनी गोपाल दास पांडे की सिर्फ एक ही औलाद है, और वो एक जवान लड़की है जिसका नाम मीनाकशी है। वो बड़ी तालीम याफ्ता लड़की है। उसने शादी नहीं की, वो शादी के खिलाफ है। आज़ाद ख्याल और पूरी फैशनेबल लड़की है। यहाँ अहमदाबाद में एक पक्की उम्र की खुशशक्ल हिंदू औरत रेना लेनी सारा भाई ने अपना एक डांस सेंटर खोल रखा है। गोपाल दास पांडे की इकलौती बेटी मीनाकशी उस डांस सेंटर में म्यूजिक और डांस की तालीम हासिल कर रही है। तुम्हें मीनाकशी तक रसोई हासिल करनी होगी। इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मीनाकशी के जरिए तुम बड़ी आसानी से राह के अहमदाबाद वाले हेड ऑफिस के इंचार्ज जीडी पांडे तक पहुंच सकोगे। लेकिन सबसे पहले अब तुम्हें बीकानेर संवर्धन की मुड़ी पर जाकर मंगलसूत्र हासिल करना होगा। मैंने उससे पूछा कि बीकानेर वहाँ से कितनी दूर है और मुझे किस रोज़ वहाँ जाना है। करीम भाई ने जवाब दिया, तुम इस्लाम के कमांडो सिपाही हो, और कमांडो सिपाही के पास जय करने के लिए वक्त नहीं होता। तुम कल सुबह बीकानेर की तरफ रवाना हो जाओगे। मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर रेलवे स्टेशन तक छोड़ाऊंगा। बीकानेर के लिए अहमदाबाद से सुबह सुबह एक ट्रेन रवाना होती है। तुम उस ट्रेन के जरिए बीकानेर पहुँचोगे। आगे तुम्हें मालूम है कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हारे इस प्रो टेबलेट बम की 15 टिकियाँ मैंने नीचे तय खाने में संभाल कर रख ली हैं। इन बमों का फार्मूला भी उनके साथ ही मेरे पास महफूज है। जिस वक्त इन चीज़ों के इस्तेमाल का वक्त आएगा, तुम यहाँ से ले जा सकते हो। तय खाने की एक फालतू चाबी मैंने पिछले कमरे में लकड़ी की जो अलमारी है उसके ऊपर रख दी है। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। करीम भाई मुझे दूसरे कमरे में ले गया। यहाँ फर्श एक मैली कुचैली सी दरी से ढका हुआ था। कोने में लकड़ी की बड़ी अलमारी थी। करीम भाई ने हाथ ऊपर डालकर चाबी लिया। फिर कोने में एक जगह दरी को फर्श पर से हटाया। नीचे लकड़ी के फर्श में एक जगह चौखटा हटाया। नीचे लकड़ी का जैना उतरता था। आगे छोटा सा दरवाज़ा था, यहाँ ताला लगा था। करीम भाई ने चाबी लगाकर ताला खोला। दरवाज़ा खोलकर अंदर बटन दबाया। तय खाने में धुंधली रोशनी हो गई। यहाँ छोटी मेज़ के आमने सामने 2 स्टूल पड़े थे। दीवार के साथ अलमारी थी।
کریم بھائی نے الماری کا نچلا خانہ کھولا، اس کے اندر 2 ٹرانسمیٹر رکھے تھے۔ ایک ریڈیو ٹرانسمیٹر تھا جس کے ذریعے پیغام بول کر دیا بھی جا سکتا تھا اور پیغام سنا بھی جا سکتا تھا، اور دوسرا چھوٹا ٹرانسمیٹر تھا جس کے ذریعے صرف پیغام کے سگنل ہی دیے جا سکتے تھے۔ کریم بھائی نے مجھے دونوں ٹرانسمیٹر دکھاتے ہوئے کہا، ان پر دلی میں شیر علی اور کشمیر میں کمانڈو شیروان کے ساتھ ہمارا رابطہ قائم رہے گا۔ شیر علی نے دلی میں تمہیں وہ خفیہ سگنل بتا دیے ہوں گے جن کے ذریعے تم اس سے اور کمانڈو شیروان سے رابطہ کر سکتے ہو۔ میں نے کہا ہاں، وہ خفیہ کوڈ سگنل مجھے یاد ہیں۔ کریم بھائی کہنے لگا، اب میں تمہیں وہ خفیہ اشارے سمجھاتا ہوں جن کے ذریعے تم یہاں میرے ساتھ اس ٹرانسمیٹر پر مجھ سے بات کر سکتے ہو۔ اس نے ایک ریڈیو ٹرانسمیٹر آن کر دیا، سیٹیوں کی آوازیں ابھریں، پھر یہ آوازیں بند ہو گئیں۔ کریم بھائی نے ایک ناپ پر 3 بار خاص انداز میں خاص وقفوں کے ساتھ انگلی بجائی، 3 بار مختلف ویو لینتھ کے سگنل کی ٹون سنائی دیا۔ اس نے کہا، یہ مجھ سے رابطہ قائم کرنے کا خفیہ اشارہ ہے۔ اس کے بعد کریم بھائی نے مجھے اپنے دونوں ٹرانسمیٹروں کی فریکوینسی بتائی، بلکہ مجھے زبانی یاد کرا دیا۔ کہنے لگا، اس فریکوینسی پر خفیہ سگنل کا اشارہ دے کر تم مجھ سے بات کر سکتے ہو۔ میں ہر رات کو 12 بجے سے 1 بجے تک اس سے خانے میں موجود ہوتا ہوں۔ اس وقت تم مجھ سے ریڈیو ٹرانسمیٹر پر بات کر سکتے ہو، جو پیغام دینا ہو مجھے دے سکتے ہو۔ میں نے کہا، شیر علی نے بھی یہی ٹائم دیا ہے، یعنی رات کے 12 بجے سے لے کر 1 بجے تک۔ کریم بھائی کہنے لگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کو فضا میں ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ٹیلی فون اور فوجی وائرلیس کے سگنل اتنے زیادہ نہیں ہوتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے دونوں ٹرانسمیٹر میں ایک اضافی ٹیپ لگی ہوئی ہے۔ اس ٹیپ پر دن کے وقت میری عدم موجودگی میں بھی تمہارا پیغام اس پر ریکارڈ ہو جائے گا جو مجھ تک پہنچ جائے گا۔ اس نے الماری کا خانہ بند کر دیا اور تہہ خانے کا دروازہ لاک کر کے ہم سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والے کمرے میں آ گیا۔ اس نے تہہ خانے کی چابی الماری کے اوپر کونے میں رکھ دیا، یہاں یہ چابی محفوظ رہتی ہے۔ میں نے کمرے میں آ کر پوچھا، کریم بھائی یہ سگنل تو پکڑے بھی جا سکتے ہیں، کیا کبھی اس قسم کا کوئی واقعہ تو نہیں ہوا؟ کریم بھائی نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے کمانڈو دوست یاد رکھو، کمانڈو صفائی کی سب سے بڑی کمزوری اس کے ریڈیو ٹرانسمیٹر کے خفیہ سگنلز ہوتے ہیں۔ یہ سگنلز اگر دشمن کے ریڈار پر یا اس کے وائرلیس ریسیونگ سیٹ پر پکڑے جائیں تو دشمن ان کی مدد سے کمانڈو صفائی کو پکڑ سکتا ہے۔ یہ سگنلز دشمن کو کمانڈو صفائی کے گھر تک لے آئیں گے۔ اس اعتبار سے یہ سگنلز اگر کمانڈو کے دوست ہیں، مددگار ہیں، تو اس کے سب سے بڑے دشمن بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ ٹرانسمیٹر پر اشد ترین ضرورت کے وقت پیغام نشر کرو۔ دوسرے یہ کہ 2-3 دفعہ پیغام نشر کرنے کے بعد فریکوینسی تبدیل کر دو۔ میں نے تمہیں ایک ہی فریکوینسی بتائی ہے، اس فریکوینسی کے شروع اور آخر ویو لینتھ کو تھوڑا آگے پیچھے کرو گے، یعنی اس کی رفتار میں 1 سیکنڈ کے وقفے سے کمی بیشی کرتے رہو گے، تو دشمن کو یہ شک نہیں پڑے گا کہ یہ ہر بار ایک ہی فریکوینسی پر ایک ہی طرح کے سگنل کہاں سے نشر ہو رہے ہیں۔ میرا خیال ہے تم اچھی طرح سے سمجھ گئے ہو گیا۔ میں ریڈیو سگنلز میں کافی ٹریننگ لے چکا تھا۔ کریم بھائی کی باتیں اگرچہ ٹیکنیکل نہیں تھیں، مگر میں انہیں پوری طرح سمجھ گیا تھا۔ میں نے کریم بھائی سے کہا کہ میرے پاس ایسا چھوٹے سے چھوٹے سائز کا ریڈیو ٹرانسمیٹر ضرور ہونا چاہیے جس کے ذریعے ہنگامی حالات میں کم از کم احمد آباد کی فضا کے اندر رہ کر آپ تک کوئی ضروری پیغام پہنچا سکوں، کیونکہ ہنگامی حالات میں اس جگہ آنے میں دیر بھی ہو سکتی ہے۔ اس پر کریم بھائی نے جواب دیا، اس مشکل کا حل میں نے پہلے ہی سے تیار کر رکھا ہے۔ میں تمہیں ایک سگریٹ کیس دوں گا جس کے ساتھ ہی چھوٹا سا سگریٹ لیٹر ہوگا۔ یہ لیٹر اثر میں ریڈیو ٹرانسمیٹر ہوگا۔ 1 منٹ ٹھہرو۔ یہ کہہ کر کریم بھائی اٹھ کر دوسرے کمرے میں گیا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کا پلاسٹک کا چھوٹا لفافہ تھا۔ میرے پاس بیٹھ کر اس نے لفافے میں سے سیاہ رنگ کی کسی دھات سے تیار کیا ہوا عام قسم کا سگریٹ کیس نکال کر مجھے دکھایا۔ اسے کھولا، اس کے اندر سگریٹ بھرے ہوئے تھے۔ پھر اس نے سگریٹ کیس بند کیا۔ سگریٹ کیس کے کونے میں سگریٹ لیٹر تھا جس میں ایک بٹن لگا تھا۔ اس نے بٹن بار بار دبایا، بار بار شعلہ نکل کر بجھ جاتا۔ اس نے اس بٹن کو انگلی کے دباؤ سے ذرا سا نیچے کر دیا، پھر بٹن دبایا تو لیٹر میں سے شعلہ نہ نکلا، اس کی جگہ سنگل کی ہلکی ٹون سنائی دیا۔ کریم بھائی مجھے سمجھاتے ہوئے بولا، اب یہ لیٹر ریڈیو ٹرانسمیٹر کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس پر تم میرے ٹرانسمیٹر سیٹ کی فریکوینسی مقرر کر کے
जहाँ से चाहो मुझे सिग्नल के जरिए पैगाम पहुँचा सकते हो, मगर तुम सिर्फ खुफिया कोड सिग्नल में ही पैगाम पहुँचा सकोगे, मुझसे बात ना कर सकोगे। ये यहाँ मेरे पास ही पड़ा रहेगा। जब तुम बीकानेर से वर्धन उतार कर मंगल सूत्र हासिल करके वापस आओगे तो मैं ये तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ये कहकर वो उठा। सिगरेट केस को दूसरे कमरे में ले जाकर किसी जगह छुपा कर रख दिया, जिसका मुझे भी इल्म नहीं था। वापस मेरे पास आकर कहने लगा, अब मैं जाता हूँ, कल सुबह तैयार रहना और कपड़े भी बदल लेना। इस पतलून जैकेट की बजाय सफ़ेद खद्दर का कुर्ता, सफ़ेद पजामा, चप्पल और बादामी रंग की खद्दर की नेहरू जैकेट पहन लेना। ये सारे कपड़े दूसरे कमरे में चारपाई पर पड़े हैं। इतना कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, दरवाज़ा बंद किया और चला गया। उसके जाने के बाद मैंने किचन में जाकर अंडू का आमलेट बनाया और उसे डबल रोटी के साथ खाकर सो गया। सुबह उस वक्त उठा जब करीम भाई मुझे जगा रहा था। स्टेशन चलना है, जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोकर तैयार हो गया। मैंने खद्दर का पजामा, कुर्ता और खद्दर की सदरी पहन ली थी। करीम भाई ने जेब से छोटी सी शीशी निकाली, उसमें तिलक लगाने वाला सुर्ख रंग था। उसने मेरे माथे पर जैनी धर्म के तरीकों के मुताबिक मेरे माथे पर तिलक लगा दिया और कहने लगा, अब तुम पूरे दास वर्धना जैनी हिंदू बन गए हो। अपना नाम याद रखना, दास वर्धना, यानी जैन मत के बानी महावीर वर्धना का नौकर। अपने माजी के बारे में तुमने मुझे जो कुछ बताया था वही बयान याद रखना, यानी तुम्हारी पैदाइश दिल्ली में एक जैनी हिंदू घराने में हुई। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें 4-5 साल का छोड़कर ट्रेन के हादसे में हलाक हो गया। तुम्हारे एक रिश्तेदार ने तुम्हें अनाथ आश्रम यानी दिल्ली के यतीम खाने में दाखिल करवा दिया। दिल्ली का ये जैनी अनाथ आश्रम बड़ा मशहूर है। वहाँ तुम मैट्रिक तक पढ़े। फिर एक बूढ़ा जैनी और उसकी बीवी तुम्हें बेटा बनाकर अमेरिका ले गया। वहाँ तुम एक कॉलेज में 2 साल तक पढ़ते रहे। जब दोनों बूढ़ा बूढ़ी मर गए तो तुम वापस हिंदुस्तान आ गया। तुम पर जैन धर्म का बड़ा असर था, चुनाचे तुम महावीर की तरह हिंदुस्तान के जंगलों में निकल गया और 6 साल तक तपस्या करते और ऋषि मुनि जोगियों की खिदमत करते और उनसे जैन धर्म के बारे में ज्ञान हासिल करते रहे। अब अहमदाबाद आ गए हो और यहाँ जैन धर्म की खिदमत करके बाकी ज़िंदगी बसर करना चाहते हो। तुम्हें दुनिया का कोई लालच नहीं है और तुमने शादी भी इसलिए नहीं किया। बस इस कहानी को पूरी तरह याद रखना। अब चलो स्टेशन पर चलते हैं। तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो तो मुझसे ले लो। मैंने कहा, मेरे पास शेर अली के दिए हुए काफ़ी रुपए हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो वापस आकर ले लूँगा।